मैं जल्दी से बस रिव्यू कर दूं आपको कि हम पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, सॉरी कह रहा हूँ, वन ऑफ द वे थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट कि भाई वो कंट्री डेवलपमेंट की किस स्टेज पर है, मतलब वो अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या डेवलप्ड है। और उसमें हमने पहला जो कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ को ही देख रहे हैं हम, उसके बाद अलावा और भी आएंगे। उसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, नेट माइग्रेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की हमने बात की है, जो पर थाउजेंड ऑफ द पॉपुलेशन निकाले जाते हैं। और हमने ये बात की है कि दोनों में इश्यूज आते हैं, कि अगर बर्थ रेट कम हो जाए तब भी इशू है, और अगर बर्थ रेट ज़्यादा हो तब भी इशू है। दोनों मामलों में डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। बस फ़र्क ये है कि जब डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एजिंग पॉपुलेशन। यानी कि बूढ़े लोगों की तादाद बढ़ गई है, तो भाई उनका क्या करें, वो तो डिपेंडेंट हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। वही बात, खाने वाले ज़्यादा और कमाने वाले कम। लेकिन उसमें फिर क्या करते हैं डेवलप कंट्रीज में, उसमें जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ा देते हैं। रिटायरमेंट एज को बढ़ा देते हैं, जैसे कि होता है कंट्रीज में। आप यूके को ले लें, रिटायरमेंट एज इंक्रीज्ड। आप यूके में लें तो पाकिस्तान में रिटायरमेंट एज क्या है, 60 ईयर्स। और यूके में अगर ले लें, या और दूसरे डेवलप कंट्री जो है वहाँ पे है 67 ईयर्स, कहीं पे 68 ईयर्स भी है। क्योंकि वो उतने साल तक बिल्कुल फिट रहते हैं, चलते फिरते हैं। आपको पता ही है, आप देख लें तो वहाँ तो 80 85 तक लोग चल फिर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उन्हें। तो वो फिर ये काम कर सकते हैं जिससे डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो सकती है। अच्छा, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो क्या कर सकती हैं, वो जारी बताए, क्योंकि इनका प्रॉब्लम क्या है। इनका देखा जाए तो डेथ रेट इनका, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कि इनका डेथ रेट जो है वो कम है। अब डेथ रेट ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना। अब बूढ़ों को क्या मतलब है कि मारना शुरू कर देंगे, ये नहीं होता ना। तो उसका हल यही है, रिटायरमेंट एज बढ़ा दें। अच्छा, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ प्रॉब्लम है कि बर्थ रेट ज़्यादा है। तो वहाँ पर फिर तरीके क्या आ रहा है कि भाई, कि फैमिली प्लानिंग मेजर्स हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मेथड्स हैं वो फिर आप यूज़ कर सकते हैं, लोगों को अवेयर करें, एजुकेशन दें, तो ताकि बर्थ रेट जो है उसको कम किया जा सके। अच्छा, इसका तरीका और भी है, जैसे कि चाइना को ले लो। अब चाइना जो है वो अब तो खैर लार्जेस्ट पॉपुलेशन नहीं रखता इन द वर्ल्ड, पहले तो रखता था। तो उसके लिए अब तो इंडिया हो गया। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक तरीका इस्तेमाल किया। और आपको पता है चाइना के कानून तो बड़े बड़े सख्त हैं, और कानून एक दफ़ा बन जाए ना तो लोग फिर फॉलो करते हैं उसको स्ट्रिक्टली। तो इसीलिए कोविड 19 से भी बच गए जल्दी। तो उन्होंने रखा वन चाइल्ड पॉलिसी। अब वन चाइल्ड पॉलिसी रखी हुई है, मतलब ये कि अगर आप एक से ज़्यादा बच्चा करेंगे तो आपको जो स्टेट के बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलने वाले। तो वो उससे लोगों ने डर के कहा कि भाई ठीक है एक ही बच्चा। लेकिन अब वहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है कि उनकी पॉपुलेशन का ज़रा डिक्रीजिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है, और वो अब सर चाह अब रहे तो हैं कि खत्म हो गई है क्या। वन चाइल्ड पॉलिसी। हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना। वही तो, अब ख़त्म की है उन्होंने इसलिए कि उनको लग रहा है कि इससे कहीं पॉपुलेशन कम हो गई, कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। क्योंकि लोगों को अब आदत हो गई, ठीक है एक ही बच्चा है, आराम से ठीक है उसको खिलाएं पिलाएं तरबियत करें जो भी है, एजुकेशन फ्री है, हर चीज़ फ्री है, तो लाइफस्टाइल बेहतर हो रहा है लोगों का। तो लोग सिर्फ आ नहीं रहे। अब उनको ये डर है कि कहीं पॉपुलेशन जो है ना वो एक्सटिंक्ट ही ना हो जाए, ख़त्म ही ना हो जाए। तो वो उन्होंने अब ख़त्म किया इसको। फिर भी लोगों का ट्रेंड उस तरह से बन नहीं रहा। बहरहाल एनीवे, वो अब उसको किसी तरह से मैनेज कर ही लेंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये किसी एक घर की आबादी की बात तो हो नहीं रही, पॉपुलेशन की बात हो रही है पूरे मुल्क की। तो उसको एकदम से बढ़ा देना है, कम करना पॉसिबल नहीं होता। कि एक मुल्क का अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो उसको एकदम से रोक दें, या डाउनवर्ड ट्रेंड है तो एकदम से उसको रोक दें, ये मुमकिन नहीं होता। तो राइट नाउ दे आर फेसिंग दैट इशू। अच्छा, बहरहाल तो ये सर जी। सर कम बच्चे जो है होने से वो जेंडर रेशियो में भी तो फर्क आता है। ये भी बेटा, वो बेशक आता तो है, लेकिन ये तो डिपेंड करता है ना, ये किस तरह पता कि लड़के ज़्यादा पैदा हो रहे हैं या लड़कियां हो रही हैं। तो और अगर अब आ भी रहा है ऐसे कोई प्रॉब्लम, तो बहरहाल वो गवर्नमेंट के पास होते हैं सारे स्टैटिस्टिक्स, वो बेहतर समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी आपके इख्तियार में थोड़ी है ये पेरेंट्स के। अच्छा, अब मैंने आपको बताया जैसे कि ना, यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप अगर देखें तो फर्ज किया कि ये वाला जो अगर आप देखें, अब लिखा हुआ है कि बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर थाउजेंड ऑफ द पॉपुलेशन इन 1 ईयर। मैंने आपको बताया। और कैलकुलेट कैसे करना है, कि बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स बाय द पॉपुलेशन, है कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं एक साल के अंदर, आपने उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड। तो दिस मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास 8 लाख बेबीज बॉर्न हो रहे हैं एक साल के अंदर इन कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ 60 मिलियन, तो इट्स बर्थ रेट विल बी 8 लाख डिवाइडेड बाय 60 मिलियन एंड देन मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड, तो ये निकलेगा 13।
तो ये आपका 13 का मतलब ये नहीं है कि साल में 13 बच्चे हैं, इसका मतलब है कि हर थाउजेंड पर थाउजेंड 13 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये इस तरह से निकाला जाता है, यही रूल है जो ओवरऑल वर्ल्ड में यूज किया जाता है, बर्थ रेट के केस में भी और डेथ रेट के केस में भी, दोनों में यही इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब मैंने आपको काफ़ी चीज़ें तो उसमें कवर कर ही दी हैं। बाकी आप ये कि खुद से भी पढ़ लीजिएगा, आप कहेंगे तो शेयर कर दूंगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब एक चीज़ के, हम जब बात करते हैं नेट माइग्रेशन की, तो आपने याद रखना है कि डेवलप कंट्रीज में भी आबादी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं, दे गेट अट्रैक्टेड टू लिव इन दोज कंट्रीज। जैसे पाकिस्तान में भी है, लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, क्यों यार? वहाँ लाइफ अच्छी। तो इसका मतलब है कि उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ नेट माइग्रेशन, यानी कि नेट माइग्रेशन उनका पॉजिटिव हो जाएगा। आने वाले लोग ज़्यादा हैं और जाने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम हैं, तो फिर भी पॉपुलेशन बढ़ सकती है। तो खाली इट्स नॉट अबाउट बर्थ रेट और डेथ रेट, हाँ माना कि वो नेचुरल रेट ऑफ इंक्रीज है, नेट माइग्रेशन नेचुरल रेट ऑफ इंक्रीज में नहीं आता, लेकिन ये पॉपुलेशन बढ़ने का वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। तो इसको भी रोका जा सकता है। देखा, अब जैसे ना आप यूके को ले लो, यूके की पॉलिसीज बहुत सख्त हैं। यानी कि यूके जो है, वहां पर अगर आपने इमिग्रेशन करनी है, इट्स नॉट दैट इजी एट ऑल। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं और इतनी ज़्यादा उन्होंने कंडीशंस लगाई हुई हैं कि एक आम बंदे की बस की बात नहीं है कि वहाँ पर जो है वो अपना परमानेंट वीज़ा लगवा ले, वहाँ सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दे। लेकिन अब कुछ हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को ले लो, आप कनाडा ले लें, ये रिलेटिवली आसान है कंपेयर टू यूके। तो वो क्यों? क्योंकि यूके बहुत बड़ा नहीं है और यूके में बहुत कंजेशन हो जाती है। अगर आप कभी ट्रैवल करें उनके मेन सिटीज़ में, मैनचेस्टर या इवन लंदन में भी चले जाएं, तो वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर बहुत ज़्यादा लोगों को अलाउ करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। वही बात कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर गवर्नमेंट को के लिए सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर आप वहाँ रहते हैं और आप एम्प्लॉयड नहीं हैं, तो पैसे तो गवर्नमेंट ने देने हैं ना, बिकॉज इट्स अ वेलफेयर स्टेट। पाकिस्तान की तरह थोड़ी है कि बेयारो मददगार छोड़ देंगे। गवर्नमेंट को तो अलाउंस देना है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने हैं। तो गवर्नमेंट को फिर काफ़ी हैवी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ जाएगी उस केस के अंदर, बाकी जगह पे स्पेंड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अच्छा, अब कॉजेज़ की भी हमने चूंकि चेंजेस की बात कर ली थी, मैंने इसमें चूंकि सारा आपको कवर कर ही दिया है, आसान है ये प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताइएगा। वही चीज़ ज़रूर है कि जो मैंने डिपेंडेंट पॉपुलेशन आपको बताया है या एजिंग पॉपुलेशन आपको बताई है, ये किसी भी इकोनॉमी के लिए क्यों अच्छी अच्छी नहीं है? क्योंकि ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करते। ठीक है, यानी कि ये नॉन प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन होते हैं। तो जितने ये ज़्यादा रेशो में होंगे, उतना ही कंट्री की ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो कम होगी। क्योंकि हमने पढ़ा है डेवलपमेंट का ताल्लुक क्वालिटी ऑफ लाइफ से है, तो इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी फिर? या गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है ना, तो कितना क्या सपोर्ट कर देगी, सारी बात है। आपको पता है, हमें नॉर्मली लगता है कि यहाँ बैठ के कि बाहर के मुल्क में जो लोग हैं ना, यार वो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, यार उनकी मौजें हैं, नौकरी ना भी हो ना तो गवर्नमेंट देती है। और भाई गवर्नमेंट इतना नहीं देती, बिल्कुल बेयर मिनिमम देती है गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट ने सपोर्ट थोड़ी करना है, इस तरह तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगी। वो गवर्नमेंट दे रही है बच्ची के मौजे करो, तो ये नहीं होता, बिल्कुल बेयर मिनिमम देते हैं उन्हें। तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ कोई इंप्रूव नहीं हो रही होती वहाँ पर, लेकिन जिंदा तो रह रहे हैं ना कम से कम, एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटी तो कुछ कुछ ना कुछ पूरी हो रही है। तो वो उतना ही देते हैं बस उसमें। अच्छा, तो ये नॉन प्रोडक्टिव है, इनको कम से कम करना है आपने। अच्छा, तो डिपेंडेंसी रेशियो को आपने कम रखना है हर सूरत में। अच्छा, अब ये है कि अगर आपकी हम पॉपुलेशन की बात करें, तो अब जब हम इस तरह जीडीपी पर हेड निकालते हैं, तो यही होगा ना, जीडीपी में कम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फिर जब आप जीडीपी पर हेड निकालेंगे, तो डिवाइड तो आप सारी पॉपुलेशन से कर रहे हैं, तो जारी बताओ जीडीपी पर हेड ऑटोमेटिकली कम ही निकलेगी, अगर डिपेंडेंसी रेशियो आपकी ज़्यादा आ रही है, तो सीधी सी बात है। अच्छा, और उससे फिर जारी बताए आप एजुकेशन भी नहीं दे पाएंगे बच्चों को, अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो हेल्थ पे भी खर्च नहीं कर पाएंगे, वो फिर गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा। गवर्नमेंट शायद इतने रिसोर्सेज नहीं रखती कि वो उन पे खर्च कर सके। उससे फिर वो लोग ओवरऑल हेल्थ भी डिटीरियरेट करेगी, और स्किल लेवल भी उस लेवल का नहीं होगा, तो फिर आगे भी नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। वो कमिंग जनरेशन जो अभी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं भी आई भी, तो वो प्रॉब्लम जो है ना, वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अच्छा, खैर बार ये मैं कवर कर चुका हूँ, आप इसको खुद से फिर बाद में पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन की बात जरा कर लें। अच्छा, ऑप्टिमम नाम से नजर आ रहा है कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहते हैं पॉपुलेशन का वो लेवल जिसमें जीडीपी पर हेड सबसे ज़्यादा होती है। मतलब क्या? हम कहते हैं कि अगर आपकी पॉपुलेशन उस इस लेवल से कम है, कौन सा लेवल? ऑप्टिमम। वो क्या होता है अभी बात करते हैं। तो हम इसे कहते हैं अंडर पॉपुलेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे ये टर्म लिख देता हूँ, अंडर पॉपुलेशन। ठीक है जी। अच्छा, और इसका मतलब क्या है?
कोई बता सकता है मुझे क्या मतलब अंडर पॉपुलेशन का? मतलब ये नहीं बताना कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन से कम है, मैं मतलब क्या, ये क्या है, अच्छी बात है बुरी बात है, क्या होती है? बुरी बात है सर। कैसे? इकॉनमी पूरी अपनी प्रोडक्टिविटी पे अचीव ही नहीं कर सकती, ओके, ऑल पीपीसी राइट। पे जा ही नहीं सकती। अच्छा, ओके, गुड, आपने अच्छी बात की है। इसको जरा और क्लियर कर देते हैं कि अंडर पॉपुलेशन का मतलब है कि योर पॉपुलेशन इज नॉट सफिशिएंट टू यूज ऑल ऑफ द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द कंट्री। तो इसका मतलब है आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लैंड मौजूद है, कैपिटल मौजूद है, बट यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज देम क्योंकि इतनी मैन पावर ही नहीं है। तो आप कभी भी अपने पीपीसी के करीब या पीपीसी पर जा ही नहीं पाएंगे, तो फुल पोटेंशियल पे नहीं जाएंगे, इसीलिए अंडर पॉपुलेशन। इसका मतलब है जीडीपी पर हेड हमेशा लो ही रहेगा आपका, क्योंकि उतना आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रही ना आपकी पॉपुलेशन। अच्छा, और अगर आप ऑप्टिमम पॉपुलेशन से आगे निकल जाएं तो उसको बोलते हैं ओवर पॉपुलेशन। और उसका मतलब यही है कि भाई आपके पास जितने रिसोर्सेज थे वो तो यूटिलाइज हो गए हैं, लेकिन आबादी रुक नहीं रही। और इसका मतलब है कि अब खाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और ज़्यादा होने का मतलब ये कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं फिर तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं ना। सोर्सेज नहीं है, लैंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो उनको इस्तेमाल कहाँ करना है आपने? तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और आपका जीडीपी पर हेड, क्योंकि अब जीडीपी तो मजीद नहीं बढ़ रही, वो बढ़ नहीं सकती, तो उससे क्या होगा, आपका जीडीपी पर हेड जो है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी अब ज़्यादा लोगों में डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जीडीपी में उतना कॉन्ट्रीब्यूट, पहले अंडर पॉपुलेशन में क्या था, अगर आप अंडर पॉपुलेशन के पॉइंट से आगे जाएंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो आपका जीडीपी पर हेड बढ़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आप जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे ज्यादा आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रही है, तो बढ़ेगा। लेकिन ओवर पॉपुलेशन में क्या होता है कि आपकी अब पॉपुलेशन में जितना इजाफा हो रहा है उससे कहीं कम आपकी जीडीपी में इजाफा हो रहा है, तो जारी बात है आपका जीडीपी पर हेड अब बढ़ने के बजाय डाउनवर्ड ट्रेंड रखेगा। और इसकी अगर हम नीचे डायग्राम को देख लें यहाँ पर, अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि हम कहते हैं कि इसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी क्वांटिटी क्वालिटी, या जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, या स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज है, वो आपकी वहीं उतनी ही रहे। ठीक है, तो अगर आप ये रेड वाला कर्व देखो ना, तो ये आपका ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन है। और यहाँ पर आपका जीडीपी पर हेड जो Q1 से दिखाया हुआ है, जिसको आउटपुट पर हेड से शो किया हुआ है, ये मैक्सिमम नज़र आ रहा है। इससे अगर आप आगे जाएंगे तो कम हो जाएगा, और अगर आप पीछे रहेंगे तो फिर भी जीडीपी पर हेड कम होगा। अच्छा, लेकिन अगर इसका मतलब है कि ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये अंडर पॉपुलेशन है यहाँ पर, और और ये जो एरिया नजर आ रहा है ये ओवर पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी क्वालिटी या टेक्निकल नॉलेज टेक्नोलॉजी, तो फिर आपका जो ये कर्व है ये ऊपर को शिफ्ट भी कर सकता है। यानी कि अब क्या हो रहा है, अब आप पहले से ज़्यादा जीडीपी, वही पॉपुलेशन, जितनी जीडीपी पहले, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फर्ज किया इतनी पॉपुलेशन है, फर्ज किया ये 1000 है, तो आप इस पॉपुलेशन को इस्तेमाल करके इतना जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन अब आप बाय यूजिंग द सेम पॉपुलेशन इतने जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, जीडीपी पर हेड बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास शायद उनकी क्वालिटी बेहतर हो गई है, या उनकी आपका जो स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज है या स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो इंप्रूव कर गई। तो क्या होगा, फिर आपका जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन है वो यहाँ आ जाएगा, कि अब आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा भी होगी तो आपका जीडीपी पर हेड कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए। इनफैक्ट आपको पता है कि जीडीपी पर हेड कम क्यों होता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन लेवल के बाद? क्योंकि आपके पास उतनी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते। तो जब वो रिसोर्सेज आ गए, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल और टेक्निकल एक्सपर्टीज हैज एडवांस्ड, तो फिर आप इसी तरह अगर आपको मजीद और निकल आएगा तो आप और ऊपर भी जा सकते हैं, फिर हो सकता है कि आपका यहाँ पर आ जाए कहीं पर जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, तो वो चेंज हो सकता है। यानी कि ये स्टैग्नेंट नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। तो इसमें एक आप कह लें कि एतराज भी है, क्रिटिसिज्म भी है कि भाई फिर हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन कैसे निकालें? मतलब कोई फिक्स तो नहीं है नंबर के, इतना कर लेंगे तो आप आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप ऑप्टिमम पॉपुलेशन पे आ जाएंगे। इसका मतलब है ये तो एवर गोइंग एफर्ट है जो आपको हर वक्त करते रहनी है, देखना है पॉपुलेशन कितनी हो गई, रिसोर्सेज कितने हैं, आप बड़े हैं कम हुए हैं क्या है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन ज़रूर आ जाती है। तो एक कोई आप कह लें कि फिगर नहीं है फिक्स्ड के जिसको देखकर हर कंट्री उस लेवल की पॉपुलेशन को अचीव कर ले अपने रिसोर्सेज को देखते हुए। अच्छा जी, ये बात हो गई। और बाकी आप, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप चाहें तो यही भी पढ़ सकते हैं क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन के ऊपर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अब ये अर्बनाइजेशन से मुराद क्या है, कोई बताएगा बच्चा? क्या होती है अर्बनाइजेशन? लोग मैं ना, शहरों में रहते हैं गांव की जगह। ओके, अच्छा, अर्बनाइजेशन ना एक प्रोसेस है, आपने बस ये याद रखना है। यानी कि ये एक कोई आप फिक्स पोजीशन नहीं है, आपने रेलेवेंट बात बताई है, लेकिन लोग शहरों में रहते नहीं है, मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल
फ्रॉम रूरल एरियाज टूवर्ड्स अर्बन एरियाज। ये जो प्रोसेस है मूव करने का, इसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन। कि अगर हम कहते हैं कि अर्बनाइजेशन हो रही है, ठीक है, इसका मतलब है कि ज्यादा लोग गांव से देहातों शहरों की तरफ जा रहे हैं। अब आप, मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत कॉमन है, हमें नजर आता है। अर्बनाइजेशन होती है कहाँ पर? डेवलपिंग कंट्रीज में ये बहुत कॉमन है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में एक तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोनों प्लेसेस में, जो अर्बन एरियाज हैं और जो आपके रूरल एरियाज हैं। दूसरा, वहाँ पे इतनी कोई टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं है, कम्युनिकेशन के मसाइल होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होता है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू होता है, बहुत सी चीज़ें हैं। उतनी जॉब अपॉर्चुनिटी उस तरह की नहीं होती कि वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे पैसे मिल जाएं, फिर आप शहर में आते हैं कि यार यहीं पर जॉब कर लेते हैं। कई लोग हैं जो मैं बात भी करता हूँ उनसे, तो वो जैसे घर में काम करने वाली होती हैं, तो वो कहती हैं जी हम जहाँ इस इलाके में रहते हैं ना, मैंने फ़ोन किया जी, वो मैं गरीब हूँ जी, को मदद कर दें। तो मैं कहता हूँ जी भाई, आप कहीं काम कर लें किसी घर में। कहते हैं जी वहाँ पे घर घर ही ऐसे हैं कि किसी, हर बंदा अपना काम खुद करता है, कोई काम वाली रखता ही नहीं है। तो हम उन शहरों में नहीं रहते जहाँ पर लोग ज़रा वेल ऑफ होते हैं और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। तो वहाँ पर लोग, कई लोग जाते हैं, आपको पता है, गार्ड की नौकरी कर लेते हैं, कोई इस तरह की नौकरियां हैं दूसरे शहरों में आके। ये सोसाइटीज में बड़ा कॉमन है, ये जितने गार्ड्स आपको नजर आते हैं, ये छोटे छोटे गाँव से ही आए होते हैं असल में यहाँ पर नौकरी करने, क्योंकि गार्ड भी वहाँ कोई नहीं रखता। अच्छा, तो अर्बनाइजेशन जो है वो डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्रीज में ज़्यादा नज़र आ रही होती है, क्योंकि वहाँ पे हेल ऑफ अ डिफरेंस होता है बिटवीन रूरल और अर्बन एरियाज में। और वो बेहतर नौकरियों के लिए और अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए वहाँ पर जा जा रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन अगर, और उससे फिर क्या होता है आपको पता है, उससे फिर वो एरिया बहुत पॉपुलस हो जाता है। ठीक है, जैसे लाहौर है, आपको पता है कितना कंजेस्टेड हो गया हुआ है, वजह यही है ना कि भाई वहाँ पे अब मैंने कल भी बात की थी कि भाई ईद पे देखो खाली कैसे हो जाता है, सड़कें खाली होती हैं, फिर रहे हैं आप, क्यों? भाई हम तो, मैं तो बाहर नहीं गया, भाई वो आधे से ज़्यादा लोग तो बाहर से आए हुए हैं, वो यहाँ रहते ही नहीं, वहाँ यहाँ के है ही नहीं, कोई गाँव से, किसी छोटे शहर से, कहीं से आया है। तो ये फिर प्रॉब्लम आ जाती हैं, जिससे फिर सारी पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी होती है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम भी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जल्दी डिटेरियोरेट हो रहा होता है। जारी बात है, जब सारा दिन ट्रैफिक चलती रहेगी तो ये तो होगा। हाउसिंग के मसाइल भी आएंगे, स्कूल्स के मसाइल भी आएंगे। तो ये फिर मामला चलते हैं, जिससे लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि वो लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। जैसे मैं तो हमेशा लाहौर में ही रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि बाहर निकलते हैं गाड़ी में तो कितना टाइम लग जाता है। आपने किसी बंदे को टाइम दिया हुआ है, यही 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, पहुंचते हैं आधे घंटे में, और जनाब फंस गया ट्रैफिक में। तो ये इशूज है जिससे लिविंग स्टैंडर्ड लो हो रहा है। मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ताल्लुक जो है वो जीडीपी के साथ ही खाली नहीं होता। जब तक कि क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बढ़ रही तो एक डेवलपमेंट भी नहीं हो रही होती इसमें। अच्छा, अच्छा, इसके साथ ही अगर मैं ये बात करूं कि क्या डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, भाई डेवलप कंट्रीज में अर्बनाइजेशन का प्रोसेस कम होता है। रूरल अर्बन जो माइग्रेशन है वो हमें नज़र नहीं आती, उतने रैपिड रेट से नहीं हो रही होती। अच्छा, उसकी एक वजह है। अच्छा, एक तो ये कि दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं होता, आपने मूवीज तो देखी होंगी, आपको पता है। दूसरा, कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं वहां पे, बहुत कॉमन। हमारे यहाँ तो अब आया ना जाके, ये कोविड-19 के बाद जाके, और वो भी कोई इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। बाहर बहुत कॉमन है और कई सालों से है, बल्कि पता नहीं डेकेड्स हो गए हैं। तो वहाँ पर आराम से, अगर आप अपने छोटे शहर में भी रहते हैं, गाँव में भी रहते हैं, तो वहाँ से भी आप वर्क फ्रॉम होम आसानी से कर सकते हैं। और वहाँ पे चूंकि बाकी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं, तो आपको अच्छी जॉब भी मिली हुई है, यानी कि जॉब शहर में मिली हुई है, रहते हैं आप गाँव में। तो इसीलिए वहाँ पर इतना जो रैपिड रूरल अर्बन माइग्रेशन हमें नज़र नहीं आ रही थी उसके अंदर, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी, उस पर भी इम्पैक्ट नहीं आता। जो गांव में रहता है उसके भी इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि वो अच्छा अर्न करता है और वहाँ फैसिलिटीज़ भी मोर और लेस होती हैं। और जो शहरों में रहते हैं वहाँ पर चूंकि ओवर पॉपुलेटेड एरिया नहीं होता, तो वो भी फैसिलिटीज़ को आसानी से इंजॉय कर सकती हैं, खास तौर पर हेल्थ केयर और एजुकेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, फिर एक तो ये आ गया, अब हम चूंकि यही चीज़ें पढ़ रहे हैं ना ऊपर, हमारा टॉपिक ही यही है। अगर आप देखें कि जी करेक्टरिस्टिक्स बतानी है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में क्या डिफरेंस है, पॉपुलेशन को देख लिया हमने, और हमने ये क्या कहते हैं, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन को देख लिया। अब आ गया इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी बड़ा कॉमन है, आपको पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो इनकम है और वेल्थ है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, आपको अच्छे से पता ही है। यानी कि ज़्यादातर जो आपके एसेट्स हैं, वेल्थ है, इनकम है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ही कम लोगों के पास है। जैसे पाकिस्तान में मैं बड़ी दफा बताता हूँ कि 90% ऑफ द पीपल आर हैविंग 10% ऑफ द वेल्थ ऑफ द कंट्री, और 10% ऑफ द पीपल हैव आर हैविंग 90% ऑफ द वेल्थ ऑफ द कंट्री। तो ये एक एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है, और ज़्यादातर लोग गरीब ही हैं। ठीक है, आप तो खैर लकी हैं सारे कि आप जो हैं वो 1% ऑफ द पॉपुलेशन में सर आप आते हैं। अमीर है? मैं यार,
आप, मैं तो गरीब ही हूँ भाई, मैं मजदूरी करता ना भाई। वो जो बाकी लोग हैं आपके। हाँ जी, मजदूरी कर करके जो है वो शान ले ली। हाँ जी, अच्छा चलें, खैर ये देखें। अच्छा। अमेरिका में तो नहीं करते सर मजदूरी? हाँ जी, नहीं वो अब यहाँ से अगर मैं अमेरिका पढ़ाऊंगा बच्चों को तो सारे फिर तो डॉलर में आएगा, या इंग्लैंड पढ़ा रहा हूँ पाउंड में आएगा। फिर तो सारी बात है। आप वही बात, लाइफस्टाइल तो फिर आपका वही बन जाएगा ना। अच्छा जी। क्या बात है, वो शान से लैंड क्रूजर पे अपग्रेड। हाँ जी जी, अच्छा। ये देखें। अब तो इनकम डिस्ट्री अच्छा, अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है जीनी कोफिशिएंट का। आपको पता होगा ये, ठीक है। तो और जीनी कोफिशिएंट मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि इनइक्वालिटी के बारे में बताता है ये। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैयर है इनइक्वालिटी का, जो कि इस्तेमाल किया जाता है जीनी कोफिशिएंट। और हमने पढ़ा हुआ है, मैं जल्दी से बताऊंगा। 0 से 1 के दरमियान रेंज करता है, 1 के करीब जाएगा तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी। और अगर 1 हो जाएगा तो परफेक्ट इनइक्वालिटी हो गई। एक बंदे के पास सारी इनकम और वेल्थ है। और अगर 0 के करीब जाता है तो इनइक्वालिटी कम होती है। और अगर 0 हो जाएगा तो इनइक्वालिटी जो है वो आपकी क्या कहते हैं, 1 मिनट ये मैंने, अच्छा ठीक। अगर 1 के करीब जाएगा, सॉरी 0 के करीब जाएगा तो इनइक्वालिटी कम होती है। और अगर 0 हो जाएगा तो परफेक्ट इक्वालिटी हो जाएगी, जो कि नहीं होता। एक्सट्रीम केसेस दोनों ही नहीं होते। अच्छा। इसको शो करने के लिए हम लॉरेंस कर्व का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इनइक्वालिटी को दिखाने के लिए हम लॉरेंस कर्व का इस्तेमाल करते हैं। वो अब अभी हम नीचे देखने लगे हैं, ठीक है। वो आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारे पास आपने समझना है कि ये आपने हमने वाई एक्सिस अगर देखे ना तो उस पर लिखा है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम लोगों की, 100 तक नजर आ रही है। और क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हमने दी हुई 0 से 100 तक, हमें ये भी नजर आ रही है। हमने निकालनी नहीं है ये, लेकिन लेते यही है। अच्छा, अब ये आपको जो ब्लू लाइन नजर आ रही है ना, इसको जरूर समझ लें। ये ब्लू लाइन है, इसको बोलते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मतलब ये कि ये जो लाइन है, अगर इस पर आप ऑपरेट करते हैं तो परफेक्ट इक्वालिटी है। मतलब ये कि जितनी इनकम और वेल्थ है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तमाम लोगों में जो कि इस मुल्क के अंदर रहते हैं, जो कि होता नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। और ये जो आपको रेड वाला नजर आ रहा है एरिया, ये लॉरेंस कर्व है। इस पे बात करते हैं, लॉरेंस कर्व। ठीक है। जितना ही अच्छा, अब ये अब हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना होता है और कैसे पता चलता है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 के करीब आ रहा है, 1 के करीब आ रहा है, तो उसको देखना है। अब उसके लिए क्या है हमारे पास। अच्छा, ये लॉरेंस कर्व तो यहाँ मौजूद है, अब मैं आपको बताया लॉरेंस कर्व यहाँ पे अभी नजर आ रहा है हमें, ठीक है। अब ये कहाँ जा रहा है, ये इक्वालिटी से अवे हो रहा है, आपको नजर आ रहा है। यानी कि जितना ये लॉरेंस कर्व इक्वालिटी की तरफ जाएगा उतनी ही इनक्वालिटी कम होगी, ऑब्वियसली बात है। और जितना ही उससे अवे जाएगा या अवे होगा, उतना ही इसका मतलब है इनक्वालिटी ज्यादा है। अगर ये लॉरेंस कर्व यहाँ से यहाँ आ जाए, फर्ज किया, इससे कि इनक्वालिटी और बढ़ गई है, ठीक है। जितना वे होगा इनक्वालिटी बढ़ेगी। अच्छा। अब इसको हम जरा कैलकुलेट भी कर लें, देख लें। तो आपने क्या करना था, आपने ये एरिया देखना है। आप ये जो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी है ना, इसके इस तरफ भी 50% है और इसके इस तरफ भी 50% है। ठीक है, ये हमें नजर आ रहा है। अच्छा, 50-50%, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग 50% ऑफ द वेल्थ ऑफ द कंट्री, तो परफेक्ट इक्वालिटी हुई ना। या मैं कहता हूँ 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग 10% ऑफ द वेल्थ एंड इनकम ऑफ द कंट्री, तो ये भी परफेक्ट इक्वालिटी में ही होता है, आता है, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होता। अच्छा, अब आप ये देखो, ये यहाँ पर कि अब इसको आपने जीनी कोएफिशिएंट कैसे निकालना है लॉरेंस कर्व को यूज करते हुए। आप उसमें करते क्या है कि आपने ये जो एरिया ए है ना, आपने कहा डिवाइडिंग द एरिया ए बाय द कंबाइंड एरियाज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यानी कि ये जो एरिया ए आ रहा है इसको ए प्लस बी जो दोनों हैं उससे, क्योंकि पूरा 50% बन रहा है ना, तो उससे आपने, अब मैं आपको देता हूं एग्जांपल अभी, कि फर्ज किया कि हमारे पास ये जो ए वाला एरिया है ये है 25%, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, ये ए है और डिवाइड करना है आपने टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है, 50%। ये आ गया 0.5। ठीक है, और आपको पता है चूंकि ये 0.5 है तो इनइक्वालिटी मौजूद है। 0 होता तो इनइक्वालिटी नहीं होनी थी। अच्छा, अब मैं अगर इस कर्व को, ये हमारा जीनी क्वेश्चन निकला है, ठीक है, अभी मिड में आ रहा है, मतलब ना इक्वालिटी एक्सट्रीम पे है ना इनइक्वालिटी है, लेकिन इनइक्वालिटी मौजूद है। अच्छा, अब मैं अगर इस लॉरेंस कर्व को फर्ज किया कि ले जाऊं टुवर्ड्स लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब मैं इसी लाइन के ऊपर ले जाता हूं, ठीक है, इसी लाइन पे ले गया। अब आप गौर करो, अब ए का एरिया कहाँ है, ए का एरिया, ए तो एरिया है ही नहीं, वो आ गया 0%।
क्योंकि ए का एरिया कौन सा है? ए एरिया वो है डिफरेंस बिटवीन, ये जो ए है ना, डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एंड द लॉरेंस कर्व, वो ए को शो करता है, ठीक है। तो वो एरिया जब मर्ज हो गए दोनों, लॉरेंस कर्व और लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, तो ए का एरिया तो जीरो ही हो गया, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है? नीचे आपका बता तो 50% का एरिया है, वो तो हमें पता ही है, 50% का एरिया है। वो अब ए नहीं, अब खाली बी ही 50% है, जारी बात है, ए तो है ही नहीं। तो अब आपका आंसर क्या आएगा? जीरो। और जीरो का क्या मतलब है? जीरो का मतलब है कि आप ये जीनी कोएफिशिएंट जीरो है कि आप परफेक्ट इक्वालिटी रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं होता, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको वन भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको ले जाऊं, फर्ज किया कि यहाँ पर लॉरेंस का अब यहाँ आ गया, ये बिल्कुल यहाँ ऐसे, ठीक है। अब अगर यहाँ आ रहा है लॉरेंस का, अभी यहाँ से शुरू हो रहा है ये ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ आ रहा है तो अब क्या होगा? अब आप गौर करो, तो आपका सारा एरिया कौन सा है? 50%। पूरा एरिया जो परफेक्ट क्वालिटी, ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया सारा, ये 50% है ना, ये सारा ए हो जाएगा, क्योंकि लॉरेंस का तो बिल्कुल एंड पे पहुंच गया, यहाँ आ गया ना, ये इधर। तो अब 50% है ये ए का एरिया, और ए प्लस बी क्या है? भाई बी तो है ही नहीं अब, बी तो गायब हो गया ना, क्योंकि ये जो लॉरेंस का है ये स्ट्रेच होके बिल्कुल एंड पे चला गया। तो अब सारा एरिया ए का ही है, बी है ही नहीं, ठीक है। तो वो अब ये नीचे वाला एरिया वैसे भी कितना होता है? 50%। आंसर क्या आया? आंसर आया वन। इसका मतलब है ये क्या हो गया? परफेक्ट इनइक्वालिटी। अब सारी इनकम और वेल्थ एक ही बंदे के पास है। तो अब लॉरेंस कर्व का इस्तेमाल करके आप जीनी कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इनइक्वालिटी है कि इक्वालिटी है। होपफुली, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ना आए तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। अभी क्लास एंड हो रही है, मैं अभी दोबारा लिंक भेजता हूँ 10 मिनट में, क्योंकि वो अलाउ नहीं करेगा जूम, और हम आगे कंटिन्यू करते हैं अभी। खुदा हाफिज।